लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अबाउट द श्रीलंका कि कैसे जो श्रीलंका था वहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म था और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसट्रस्ट हो गया था उनकी कम्युनिटीज़ में। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द बेल्जियम कि कैसे बेल्जियम ने बहुत क्वाइटली, बहुत शांति से और बहुत इनोवेटिव वे से कुछ ऐसे तरीके निकाले जिसमें कि उनकी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थीं, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, इसमें से किसी को भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो अपने देश से अलग हैं। इस पूरे एंटायर बेल्जियम सेटअप को हम समझेंगे इन दिस वीडियो। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अकोमोडेशन मीन्स निवास स्थान, ओके, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे ऐसी जगह के बारे में जहाँ पर जो लोग रहते हैं जिसका नाम है बेल्जियम। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, जैसा हमने श्रीलंका में पढ़ा कि वहाँ पे डिस्ट्रस्ट, कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, लेकिन बेल्जियम कम्युनिटीज़ ने बिल्कुल अलग तरीके का रास्ता निकाला। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी, उन्होंने पहले पहचाना, रिकॉग्नाइज किया कि हमारे देश में कितने तरीके की डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ हैं, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग। Between 1970s to 1993 they amended their constitution 4 times. Even इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने 4 times अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस किए। That would enable everyone to live together within the same country, और उन्होंने सारे ऐसे अरेंजमेंट करने की कोशिश करी जिससे किसी को ऐसा ना लगे कि हम इस कंट्री में नहीं रह सकते। The arrangement they worked out the different from any other country and is very innovative. और ये जो तरीका इन्होंने निकाला था ये बिल्कुल ही नया था। इनोवेटिव मीन्स बिल्कुल न्यू आइडिया, ओके। तो ये तरीका था, ये बिल्कुल इनोवेटिव वे था पावर शेयरिंग का। हियर आर सम द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, और अब हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो बेल्जियम मॉडल था वो कैसे बनाया गया। Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. As we know कि जो जर्मन स्पीकिंग थे वो 1% थे, जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो ब्रुसेल्स में 80% कैपिटल में और एंटायर बेल्जियम में 40% थे, ठीक है। जबकि अगर हम डच स्पीकिंग की बात करें तो वो एंटायर कंट्री में 59%, जबकि ब्रुसेल जो कैपिटल थी उसमें सिर्फ 20% थे। तो इस चीज़ को लेके डिसट्रस्ट ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कम्युनिटीज़ को। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, और सबके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी जिससे वो अपने लैंग्वेज, अपने जो कल्चर है उसको फॉलो कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें। दस no single community can make decisions unilaterally, किसी को भी ऐसी पावर नहीं दी कि तुम अपने लिए एक अलग कोई सिस्टम बना लो या अलग लॉ बना लो। हर कोई जो, अगर हम 50-50% गवर्नमेंट को डिवाइड कर देते हैं कम्युनिटी को, तो क्या होगा, इनकी बात भी सुननी पड़ेगी और उनकी बात भी सुननी पड़ेगी, है ना। इसका मतलब कि हमने क्या किया कि जो पावर्स थे उनको 50-50% डिवाइड कर दिया, किसी एक के पास मेजॉरिटी नहीं हुई, जिससे कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा उसमें दोनों कम्युनिटीज़ के जो पावर्स हैं वो इक्वल रहेंगे। Many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country, और बहुत सारे पावर्स को दो सेंट्रल के जो पावर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको स्टेट गवर्नमेंट में पास कर दिया गया या उनको पावर दे दी गई कि अब आप जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन पावर्स को यूज़ कर सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सब ऑर्डिनेट नहीं करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग थे वो अलग थे, स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग थे वो बिल्कुल अलग थे। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. क्योंकि ब्रुसेल कैपिटल थी इसलिए वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जो कि दोनों कम्युनिटीज़ में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देती थी, मतलब दोनों कम्युनिटीज़ के जो लोग थे वो 50-50% थे दोनों साइड में।
The French speaking people accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted equal representation in central government. तो ये कितना इजी हो गया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग थे उन्होंने भी इक्वल एक्सेप्टेशन कर लिया रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि वो ब्रुसेल्स में थे, ज़्यादा थे, रिच थे, 80% की उनकी क्वांटिटी थी। और डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया रिप्रेजेंटेशन क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। देयर इज़ गिवन apart from the central and state government there is a third kind of government। even इन दो गवर्नमेंट के साथ साथ एक तीसरी गवर्नमेंट भी क्रिएट की गई। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। और इसका नाम रखा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि किसी एक लैंग्वेज से बिलोंग करती थी। जैसे डच स्पीकिंग के लिए डच कम्युनिटी बन गई, फ्रेंच के लिए फ्रेंच और जर्मन के लिए जर्मन कम्युनिटी। तो बेल्जियम में 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव। जर्मन स्पीकिंग के लिए ऐसा नहीं था कि आप कहीं भी रहो, लेकिन आपकी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये एक गवर्नमेंट है जो काम करेगी। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और ये गवर्नमेंट किस चीज़ पे काम करेगी? अपने कल्चर, ट्रेडिशन, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको देखने में लग रहा होगा कि जो बेल्जियम का जो मॉडल है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन द पीपल लिविंग इन बेल्जियम। लेकिन ये वास्तव में उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिस तरीके से लोग बेल्जियम में रह रहे थे। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा काम कर गया। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines। और ये जो बेल्जियम खुद ही इतनी छोटी सी कंट्री थी, अगर वहाँ पर ऐसा डिस्ट्रस्ट होता, कम्युनिटी वॉर होता, ठीक है, लिंग्विस्टिक चीज़ों पे अगर लाइन ड्रॉ की जाती कि भाई आप अलग रह जाओ, जो वेलॉन रीजन्स वाले हैं या फ्लैमिश रीजन वाले हैं वो अलग रह लें, अगर ऐसा कुछ होता तो वो कंट्री और ज़्यादा टूट जाती। इससे तो बेटर था कि इन्होंने एक इनोवेटिव वे निकाला और सब लोग मिलकर ब्रुसेल्स को और बेल्जियम को संभाल रहे थे। When many countries of Europe come together from the European Union, Brussels was chosen as a headquarter। इवन बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनसे सीख ली और इसी तरीके की कम्युनिटीज़ को क्रिएट किया जिससे उनके यहाँ डिस्ट्रस्ट ना बने, कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट हो, लाइक श्रीलंका। इसलिए ब्रुसेल्स को उन्होंने यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चूज़ कर लिया, क्योंकि सबसे पहले ये आइडिया ब्रुसेल में ही यूज़ किया गया था। इसलिए व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज। हमने इन दोनों स्टोरीज से क्या सीखा? बोथ आर डेमोक्रेसीज। देखा जाए तो दोनों कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। दे डील्ड विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन दोनों ने डिफरेंटली डील किया पावर शेयरिंग को। एक ने सारी कम्युनिटीज़ में पावर को शेयर कर दिया और एक ने मेजॉरिटी के लिए अपने ही देश में सिविल वॉर क्रिएट कर दिया। In Belgium, the leaders have realized that the unity of country is possible only by representing the feelings and interests of different communities and regions. Such a realization result in a mutually acceptable arrangements for power sharing. Sri Lanka shows as a constructing example. It shows us that the majority community wants to force the dominance over other and refuse the share power. It can undermine the unity of the country। देखा जाए तो श्रीलंका ने क्या किया? डोमिनेट करने की कोशिश करी कि जिसके पास मेजॉरिटी है, जिस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं वो लोग पावर में आ जाएंगे। और ऐसा करने से क्या हुआ? जो यूनिटी थी कंट्री की वो टूट गई और जो कंट्री थी वो कहीं ना कहीं उसका लॉस हुआ। तो इस पावर शेयरिंग के नए तरीके से हमें समझ में आता है कि जब भी हम ऐसी चीज़ें पावर शेयर करते हैं तो हमें अपने जो पूरी कंट्री है उसके बारे में सोचना चाहिए। हर किसी कम्युनिटी या लैंग्वेज को उतने ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना मेजॉरिटी हो या वो माइनॉरिटीज़ हो। सो वी एंडेड दिस वन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो।